लगातार ये सरकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि ये देश की तरक्की में, देश की मजबूती में हमारे ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर कोई सेतु का काम करते हैं, आम जनता और सामान्य जनता के बीच में सेतु का काम किसी के द्वारा किया जाता है तो हमारे पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पंचायत विकास योजना हेतु आज जो आप सब लोगों के यहाँ पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई है, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। पंचायतें आज जो लोकतंत्र की मूलभूत इकाइयां हैं तथा सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास का आधार भी है। और मैं स्वयं, जैसा कि अभी मंत्री जी बोल रहे थे, हमारे स्वामी जी बोल रहे थे, आप सबकी अत्यधिक जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने का, सरकार की योजनाओं को लागू करने का, उसकी असली जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो आप सब लोगों पर है। आप सब लोग निश्चित रूप से उस सीढ़ी के पहले पायदान पर आते हैं जहां से विकास की नींव शुरू होती है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, चूंकि अभी ऐसा ही कार्यक्रम, एक दिन की कार्यशाला देहरादून में भी आयोजित की गई थी। उस कार्यशाला में भी मैंने कहा था, चूंकि मेरा स्वयं का एक नाता, रिश्ता अगर कहीं से है तो सीधे सीधे पंचायत से। मेरा भी अभी अपना वोट कहीं पर है तो ग्राम सभा में है, मेरा अगर निजी आवास कहीं है तो ग्राम सभा में है। उसके नाते मैं जानता हूं कि जो ग्राम सभा के या हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों पर काम करने वाले जो प्रतिनिधि हैं, उनकी किस प्रकार की मान्यता है, किस प्रकार की जिम्मेदारी है। आज से बहुत साल पहले मुझे याद है बचपन में कि अगर ग्राम सभाओं के स्तर पर गांव में अगर कोई विवाद खड़ा हो जाता था, कोई ऐसा मामला आ जाता था जो हल ना हो पाए, तो उसको हल करने का काम, यानी कि न्याय की गद्दी पर जिस पर सबका भरोसा होता था, अगर वो कोई होता था तो सरपंच होता था जिसकी सब बात मानते थे और जो भी फैसला वो कर देता था उस फैसले को सब मान लेते थे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में काम करने का भगवान ने आपको बड़ा सुंदर अवसर दिया है। आपको जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। इसमें हम कैसे अपने क्षेत्र को, कैसे अपने विकास खंड को, कैसे अपने ग्राम पंचायत को, कैसे हम अपने जिला पंचायत को, कैसे हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये प्रश्न केवल इतना नहीं है कि आज जो लोग मंच पर बैठे हैं, इस योजना को, इस काम को आगे बढ़ाने का काम केवल इन लोगों का नहीं है। मैं मुख्य सेवक हूं तो केवल ये काम मेरा नहीं है, या मंच पर बैठे हुए लोग हैं, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, माननीय विधायकगण बैठे हैं, माननीय मेयरगण बैठे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठे हैं, ग्राम प्रधान बैठे हैं। ये हम सबकी एक सामूहिक यात्रा है। इस उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना है और उस उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इसमें एक एक कड़ी के रूप में है। अभी हमने पिछले दिनों जो हमारा राज्य विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों से, यहाँ पर आपदाओं से, यहाँ की अलग प्रकार की जलवायु से लगातार हम जूझते रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने 2 प्रकार के विजन रखे हैं। पहला उन्होंने विजन रखा है कि जब हम 2025 में राज्य का हम 25वां स्थापना दिवस मना रहे होंगे, उस समय हमारा राज्य कैसा राज्य होगा। उस समय जब 25 साल का ये राज्य होगा तो हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में से एक राज्य होंगे। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार उस दिशा में काम कर रही है। बहुत सारे काम डबल इंजन की सरकार के कारण से हो रहे हैं। उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ की पवित्र भूमि से पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया था कि ये जो आने वाली 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये तीसरा दशक
ये उत्तराखंड का दशक होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि जो आजादी के बाद से लेकर अभी तक के जितने कालखंड है, जितना ये समय है, उस समय में अगर हम ये 10 सालों की तुलना करेंगे, जो 20 से 30 का दशक होगा, तो ये 20 से 30 का दशक हर क्षेत्र में भारी पड़ने वाला है। इसको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक बोधिसत्व, एक विचार श्रृंखला ये हमने प्रारंभ की है, और इस विचार श्रृंखला के अंतर्गत हम जितने भी क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त की है, जिनके अनुभव हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया है या जो अच्छा काम करना चाहते हैं, जिनके पास भी जो विजन है, वो विजन लेकर हम उनको विचार श्रृंखला में उनको आमंत्रित कर रहे हैं, उनके विचारों को सम्मिलित कर रहे हैं, और उसके आधार पर कि हमारी पंचायतें कैसे मजबूत होंगी, हमारी सड़कें कैसे अच्छी बनेंगी, हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, विभिन्न प्रकार का पलायन है, बेरोजगार है, उद्योग धंधे हैं, कृषि है, बागवानी है, शिक्षा चिकित्सा है, हर क्षेत्र में हम कैसे अच्छे से अच्छा काम करें कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने। हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार कोशिश की है कि जितना भी समय हमें मिला है, उस समय में हम आपके लिए फैसले लें। हमने आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को छूने का काम न किया हो। हर क्षेत्र में हमने कोशिश की है बीच का रास्ता निकालें और सबकी संभावनाओं का रास्ता निकालें, सबकी भावनाओं के अनुरूप रास्ता निकालें, सबकी अपेक्षाओं के और आशाओं के अनुरूप रास्ता निकालें। अभी मैं देख रहा था, यहाँ पर हमारी आंगनबाड़ी की बहनें आई थी, वो धन्यवाद करने आई थी। वो कह रही थी कि हमने सोचा भी नहीं था, हमको जितनी अपेक्षा नहीं थी, उस अपेक्षा से भी ज्यादा आपने हमारा मानदेय बढ़ाने का काम किया है। इसी प्रकार से हमारी आशा बहनों का भी हमने मानदेय बढ़ाया है। इसी प्रकार से अभी भोजन माताएं जो हर जगह पर हमको बोलती थी कि मुख्यमंत्री जी आपने सबके लिए कुछ न कुछ कर दिया, आपकी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इस बार की कैबिनेट में हमने भोजन माताओं को भी सम्मिलित कर लिया। अरे भाई, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रसन्नता नहीं हो रही? भोजन माताएं इतने कम उसमें काम करती हैं, या मेरी आवाज नहीं आ पा रही क्या? बीच तक आ रही कि नहीं आ रही? पीछे कहां तक पहुंच रही? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए एक बार। आ रही है। ये अच्छा काम हुआ कि नहीं हुआ? भोजन माताओं का मानदेय बढ़ाया है। इसी प्रकार से, अरे ओमपाल शांत रहे, हर समय क्यों बोलता है? इसी प्रकार से हमारे पीआरडी जवान, उनका हमने 2100 रुपया मानदेय बढ़ाया है 1 महीने का। उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है, उपनल के कर्मचारियों का बढ़ाया है। आप सबका जो पंचायतों में काम करने वाले हैं, उनका तो सबका बढ़ाया ही बढ़ाया है। इसके साथ साथ पिछले दिनों अभी हमने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये किया, 1500 से, उप प्रधानों का 500 से 1000 किया। जैसा अभी अरविंद पांडे जी कह रहे थे, ये मानदेय नहीं है, ये हमारी भावना है। हम जो कर सकते थे हमने वो किया है। ये सम्मान किया है हमने कि आप सब लोग कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। कोई इससे पैसे से तोलने की आवश्यकता नहीं है, धनराशि से इसको कोई तुलना नहीं करनी है कि धनराशि कम है कि ज्यादा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, ये हमारी भावना है कि हम करना चाहते हैं। हमारे पास जो समय है, जो संसाधन है, उन संसाधनों में हमने इतना किया है। आगे आप सब लोगों के साथ चलकर कदम से कदम मिलेंगे, उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, तो हमारा प्रयास होगा कि और हम इसमें भी दुगनी वृद्धि करें, इसको और आगे बढ़ाएं और मजबूत करें। इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्षों का भी हमने 14,000 मानदेय किया है। जिला पंचायत सदस्यों का प्रति बैठक 1000 की जगह 1500 किया है। प्रमुख क्षेत्र पंचायतों का 6000 से 9800 किया। सदस्य क्षेत्र पंचायत का 5000 की जगह 700 किया। इसमें अभी
उपाध्यक्ष जिला पंचायत छूट गए थे, जिनका 5,000 था उसको भी हमने 7,000 किया जाने का हमने जो है ये प्रस्ताव किया है कि आगे उनका भी 7,000 करेंगे। इसी प्रकार से उप प्रमुख, ज्येष्ठ, कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का जो 1,500 मानदेय है उसको 2,500 किए जाने का हमने प्रस्ताव किया है। और जो राज्य के हमारे ग्राम प्रधानगण हैं उनकी काफी लंबे समय से मांग थी। हमारे ग्राम प्रधान संगठन के लोग, आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। मैं आज आपको कोरोना काल में किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से अभी मुझे बताया गया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है अभी केवल वर्ग 1 क की भूमि व स्वामित्व कार्ड वालों को ही आवास दिया जा रहा है, जिससे उधम सिंह नगर में 1,000 लोग मकान से वंचित रह रहे हैं। चौहद्दी निर्धारित कर आवास दिए जाएं, तब तक किसी भी आवास को डिलीट न किया जाए। मैं हमारे सीडीओ और डीएम उनसे कहना चाहूंगा कि इसके आधार पर वो कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब राजकुमार जी कह रहे हैं कि राज्य आंदोलनकारियों के लिए बोलिए। अब मैं देखिए, राज्य आंदोलनकारियों का हमने पहले ही 3100 से उनका 4600 कर दिया है, उनका भी जो पेंशन उनको मिलती थी। इसी प्रकार से जिनको 5100 मिलती थी उनको हमने 6,000 रुपया किया है। यानी कि हर क्षेत्र में अभी मैं ऐसे करूंगा तो अभी शिक्षा नीति के बारे में अभी हमारे अरविंद भाई बता रहे थे, यहाँ पर खेल नीति के बारे में, क्योंकि खेल नीति लंबे समय से हम लोगों को इसकी प्रतीक्षा थी कि खेल नीति आनी चाहिए और खेल नीति ऐसी आनी चाहिए कि जिससे एक सामान्य परिवार का जो बालक है, एक बालिका है, एक हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर आगे बढ़ने की ललक है और वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभाव के कारण, धनाभाव के कारण, समस्याओं के कारण, सुविधाओं न होने के कारण से वो आगे नहीं बढ़ पाते। और जब बहुत सारे लोग जब बड़े बड़े मेडल जीत जाते हैं, जब मेडल जीत के ले आते हैं तो हम में से भी सबके हाथ आगे उठ जाते हैं। मदद करने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिलने लगते हैं, खूब सारी धनराशि भी मिलने लगती है, लेकिन तब तक कोई उनके बारे में नहीं सोचता है जब तक वो पदक नहीं जीतते हैं। हमारी सरकार ने नई खेल नीति में ऐसे बच्चों का पूरी तरह से ध्यान रखा है कि वो बच्चे जिनके अंदर प्रतिभा है, जिनके अंदर क्षमता है, योग्यता है, अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो अब उनको किसी भी अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर प्रकार की सुविधा हमारी नई खेल नीति में उनके लिए प्रस्तावित की है। यानी कि वो खेलने कैसे जाएंगे इसकी भी व्यवस्था है, उनको बस का किराया कैसे दिया जाएगा उसकी भी व्यवस्था है, उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी ये व्यवस्था भी उस खेल नीति में की गई है। निश्चित रूप से हमने प्रयास किया है, जितना भी समय हमारे पास है उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25 लाख जनता को समर्पित करते हैं, हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों को समर्पित करते हैं। और प्रत्येक दिन मैं पिछले बार तक ये कहता था कि 4 महीने में हमने 400 से अधिक निर्णय लिए हैं। आज मैं कह रहा हूं कि हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए हैं। अगर मैं यहां बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये कोई घोषणा नहीं करी है, ये निर्णय किए हैं। और जब मैं घोषणा कर रहा था शुरू में तो अपने समय के बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं कोई पार्टी की बात भी नहीं करूंगा, यहां सभी पार्टी के लोग हैं। तब वो कहने लगे कि अरे इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, कहां से पैसा आएगा, कहां से इनके शासनादेश निकलेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जितनी भी घोषणाएं की या जितने भी फैसले किए हैं अधिकांश के हमने जो है शासनादेश निकाल दिए हैं। और आपके बीच में मैं आ रहा हूं तो जो भी हमने घोषणाएं करी हैं
उन घोषणाओं के पहले ही हमने उसका सारा हिसाब किताब चेक कर लिया है। पहले हम आते हैं तो हम देखते हैं कि वित्त विभाग की क्या इस पर प्रतिक्रिया है, वित्त विभाग का कितना आकलन है, पैसा है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताऊं, आप लोगों के पास जैसे ग्राम प्रधान है, हमारे क्षेत्र प्रमुख हैं, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सबके पास बजट होता है, लेकिन बजट सबका क्या है, एक मात्रा में होता है, निर्धारित है, और उसी बजट में से आपको भी बांटना होता है ना, कि यहाँ नाली में लगाएंगे, कि खड़ंजे में लगाएंगे, कि यहाँ पर कोई और काम करेंगे, कोई पुलिया बनाएंगे या कोई विकास का अन्य काम करेंगे। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री के पास भी, वैसे मैं वित्त मंत्री भी हूं, अभी मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी हूं, तो वित्त मंत्री के पास एक केक होता है, एक केक है, और उसी केक में से उसने उसी केक को काटना है। तो हमने कोशिश की है कि कोरोना काल हो, चाहे हमारे ग्राम प्रधानगण हो, हमारे क्षेत्र पंचायत के हो, जिला पंचायत के हो, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हो, उस केक में से उनको साझीदार बनाना है, क्योंकि ये सरकार आपकी सरकार है। मुझे सरकार चलाने का दायित्व दिया गया है, मुझे आगे किया गया है, इस यात्रा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये यात्रा हमारी है, ये यात्रा पूरे उत्तराखंड की यात्रा है, ये हमारी सामूहिक यात्रा है। उस सामूहिक यात्रा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं यहां पर की हैं। उन योजनाओं के बारे में अगर मैं बोलूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे हमने चिकित्सा के क्षेत्र में 205 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था, जिसमें आशाएं हैं, टेक्नीशियन हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, आशाएं हैं, जो भी इस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए 205 करोड़ का पैकेज हमने घोषित किया था। स्वास्थ्य पर्यटन के क्षेत्र में हमने 200 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था। परिवहन के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए, हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। और ये पैकेज घोषित ही नहीं किया, ये पैकेज सीधे सीधे डीबीटी के माध्यम से लोगों के खातों में भेजने का भी हमने काम किया है। हमने अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना शुरू करी है। सरकारी अस्पतालों में हमने 207 जांचें निःशुल्क करने का जो है हमने प्रावधान किया है। इसके साथ साथ जो मैं सबसे कहना चाहता हूं, अपने यहाँ पर जिलाधिकारी भी हैं, हमारे पुलिस अधीक्षक भी हैं, हमारे डीआईजी हैं यहाँ पर, इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड, जिस कार्ड धारक के पास जो कार्ड है, अगर किसी अस्पताल की भी शिकायत मिलेगी तो निश्चित रूप से हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरे दुनिया के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली अगर कोई सबसे बड़ी योजना है तो उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत योजना, जो 5 लाख रुपए तक की गारंटी, 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है, पूरे साल भर के लिए किसी ने देने का काम किया है तो हमारे देश के लाल, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक के बाद एक काम उन्होंने किए हैं। इसी प्रकार से हमने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू करी है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ऐसी योजना है जिस योजना में हमारे जो बच्चे इस कोरोना महामारी के दौरान, जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, जो अनाथ हो गए, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनको देखने का काम हमारी सरकार करेगी। और प्रत्येक महीने हमने उनको 3,000 रुपए की व्यवस्था की है। और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके लिए 5% क्षैतिज आरक्षण की भी हमने व्यवस्था की है। हमारी गरीब माताएं, बहनें, ऐसी बहनें जो उनके बच्चा पैदा होने के बाद अपने भरण पोषण से समेत तमाम कपड़े जो बच्चे और माँ को चाहिए होते हैं, तमाम प्रकार के जो सामान चाहिए होते हैं, वो सामानों की कमी न हो, अभाव में वो बच्चे का जीवन खराब न हो, उसके लिए हमने महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। एनडीए, सीडीएस और लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं, सिविल सेवा की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, पीसीएस की परीक्षा, ऐसी परीक्षा में अगर कोई भी बच्चा अगर प्री एग्जाम पास कर लेगा तो उसके बाद उसको आगे की तैयारी करने के लिए, उसको किताबें खरीदने के लिए, उसको अपने ट्यूशन जाने के लिए, कोचिंग करने के लिए किसी अभाव का सामना न करना पड़े, उसके लिए हमारी सरकार ने 50,000 रुपए की व्यवस्था करेगी। 50,000 रुपए की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। इसी प्रकार से
जो 24,000 पद हमारे रिक्त हैं, उन 24,000 पदों पर हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमारे भाई बहनों को जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार से अपनी जेब में हाथ न डालना पड़े। इस कोरोना महामारी के इस आर्थिक अभाव में किसी की तरफ फार्म भरने के लिए न देखना पड़े। अब जितने भी फार्म इस साल में निकलेंगे, हमने सारे फार्म उत्तराखंड के अंदर उनको निःशुल्क कर दिए हैं, वो निःशुल्क रूप से उसमें जाएंगे। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है और उसकी मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूं। मैंने 15 दिसंबर तक डेडलाइन तय की है, सभी बैंक के लोगों को बुलाकर डेडलाइन तय की है कि किसी भी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह हैं, स्वरोजगार करने वाली हमारी आजीविका मिशन के तहत ग्राम संगठन या स्वयं सहायता चलाने वाली हमारी बहनें, अगर वो कोई भी लोन लेना चाहते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में लोन लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लेना चाहते हैं या मुख्यमंत्री नैनो योजना में लोन लेना चाहते हैं, तो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। उनको एक ही स्थान पर सारी चीजें मिलेंगी। जो रोजगार के मेले लगेंगे सभी जगह हमने निर्देश कर दिया और बैंक के लोगों से भी कहा है, जितनी औपचारिकताएं होती हैं वो सारी औपचारिकताएं पहले पूरी करवा लें और उसके बाद उनको कई बैंक में उनका फार्म चला जाए तो उनके लोन की स्वीकृति हो। इस प्रकार से लगातार हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैं आज ये भी कहना चाहता हूं आप सबके बीच में कि हमारे पुलिस के जो डीआईजी यहां पर बैठे हैं, एसएसपी हैं, जिले के सभी अधिकारी हैं, थाने कोतवाली में कोई भी ग्राम प्रधान या अन्य त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उनके अपमान की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार जनता की बात करते हैं, लगातार जनता को करने वाले रहे हैं। और इसी प्रकार से जिन प्रतिनिधियों पर भी कोविड पर मुकदमे लगे हैं, वो सारे मुकदमे वापस किए जाएंगे। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। आज के अवसर पर आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग बड़ी संख्या में यहां आए हैं और हमारे यहां के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि यहां का बाटा चौक, वो बाटा चौक, उस बाटा चौक का नाम अब भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा जाएगा। आज हमारा प्रदेश माननीय मोदी जी के निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रहा है। आपके इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रदेश में 2 एम्स की शाखाएं नहीं खुली हैं। बहुत बड़े बड़े प्रदेशों में भी हमारा पहला प्रदेश है जहां पर एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स आपके कुमाऊं में खोलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एम्स का दूसरा सेंटर यहां पर खोले जा रहा है। इसी प्रकार से जमरानी बांध परियोजना, जो जमरानी बांध परियोजना हमारी इस तराई भावर क्षेत्र की लाइफ लाइन है और लंबे समय से अपनी स्वीकृति की बाट जो रही थी, उसको भी स्वीकृति देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी प्रकार से टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जो लंबे समय से बहुप्रतीक्षित रेल लाइन थी, जिसकी मांग करते करते बहुत सारे लोग हमारे बीच में ही नहीं रहे, भगवान को प्यारे हो गए, उस योजना को भी स्वीकृति देने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के मुख्य सेवक भारत मां के लाल, भारत मां के सच्चे सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बहुत सारी सरकारें आई, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन वो काम कभी नहीं हो पाए जो इन 7 वर्षों के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व भारत में हो रहे हैं। आज भारत का मान सम्मान, स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। अगर आप इधर से, मैं स्वयं खटीमा से यहाँ आता था तो 4 घंटे लग जाते थे, कोई विश्वास नहीं करेगा। 4 घंटे रुद्रपुर पहुंचने में लगते थे कभी कभी। कहीं पुल टूटा हुआ है, कहीं सड़क पर गड्ढे हैं। आज 45 मिनट में यहां से खटीमा का सफर पूरा होता है। यहां से हरिद्वार का सफर 3 साढ़े 3 घंटे में होता है।
यहाँ से काठगोदाम से रामपुर जाने वाला, रुद्रपुर से रामपुर जाने वाला मार्ग, आप टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने वाला मार्ग, जबकि अभी निर्माणाधीन है। लेकिन आज जिस प्रकार से काम हो रहा है, भूतो न भविष्यति, आपको देहरादून जाने के लिए भी, आपको हरिद्वार जाने के लिए भी आने वाले समय में आपको 1 घंटे का समय और कम होने वाला है। आपको मैं बताऊं, सीधे हमारे अफजलगढ़ से सीधे नजीबाबाद निकलने वाली सड़क बन रही है, जिसका पैसा स्वीकृत हो चुका है। आपका 1 घंटे का समय कम बचने वाला है। इसी प्रकार से आपका बिलासपुर का बाईपास, रामपुर का बाईपास, मुरादाबाद का बाईपास, काशीपुर का बाईपास, हल्द्वानी का बाईपास, सारे के सारे स्वीकृत हो गए हैं। मैं केवल इस क्षेत्र की योजनाएं बता रहा हूं जो भारत सरकार के सहयोग से हो रही हैं। अभी यहाँ का मेडिकल कॉलेज चल रहा है, पिथौरागढ़ का मेडिकल कॉलेज हम जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आजादी के 50 वर्षों में, 60 वर्षों में एक पार्टी का शासन रहा, एक परिवार का शासन रहा, लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही है वो आम आदमी और सामान्य आदमी के लिए बन रही है। इसी पंतनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। अभी हमने बहुत सारे काम किए, मैं उसको यहां से बोलूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। एम्स का बोलूंगा कई घंटे लग जाएंगे। अभी हमने बंगाली भाइयों के लिए, जो हमारे जिनके प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान लिखा रहता था, वो पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाने का काम हमारी सरकार ने कर दिया है। जो कलंक का पर्याय था, एक अपमान का पर्याय था, उसको हटाने का काम किया है। हम हर रास्ता निकाल रहे हैं, चाहे बिजली कर्मचारियों का मामला हो, चाहे उपनल कर्मचारियों का रास्ता हो, सरकारी कर्मचारियों का रास्ता हो, सबके लिए हमने कहा हम रास्ता निकालेंगे। जो भी छूटा है सभी को हम कर रहे हैं। हमने नशा मुक्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। जल्दी हम हर जिले में नशा मुक्ति के हम केंद्र खोलेंगे, मैंने इसकी घोषणा की है। अभी इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम नजूल की नीति को हमने मंत्रिमंडल में पास किया है। आज अखबारों में पढ़ा होगा कि कुछ चीजों में कि वो वापस आया है। उसमें हम पूरे कानूनी जो वैदिक जो राय है, उस राय के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जब हमने एक बार फैसला लिया है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी हमने फैसला लिया है, जिस राह पर भी हम चले हैं, उस राह पर हम मंजिल तक पहुंचेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, हाँ, एक बात और मेरे संज्ञान में आई है कि हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था। हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे तक, निश्चित रूप से। और एक काम मैंने पीठचढ़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की जब पुण्यतिथि थी, उसकी पुण्यतिथि पर कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं, अपना शारीरिक परीक्षण करना चाहते हैं, शारीरिक विकास करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब प्रत्येक ग्राम सभा में हमने जो जिम खोलने की घोषणा की थी, एक ओपन जिम खोला जाएगा, उसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया है। पहले चरण में हम जल्दी से जल्दी काम हो, प्रत्येक ब्लॉक खंड में, हमारे जितने भी ब्लॉक हैं, प्रत्येक विकास खंड में हम एक एक जिम से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सभी ग्राम पंचायतों में इस प्रकार के जिम खोले जाएंगे। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। आप सब लोगों ने इतने एक मन होकर यहाँ पर आप बैठे रहे, आप सुनते रहे। मैं आभारी हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब यशस्वी हो, आप अपने सब कर्म पथ पर आगे बढ़े और आपके अंदर हमेशा उत्साह रहना चाहिए। हमेशा एक उत्साह रहेगा तो ऊर्जा बनी रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऊर्जा तो है आपके अंदर, लेकिन वो अभी इस समय ठहरी हुई है। वो ऊर्जा का प्रदर्शन होना चाहिए। बोलिए भारत माता की।